लास्ट क्लास में देखो शुरू से पढ़ लो इसे, है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी एक रिलेशन एक सेट से एक ही सेट के ऊपर लगाया जा रहा है तो उस रिलेशन कितने टाइप के होते थे? 3 प्रकार के होते थे। दोबारा पढ़ ले रहे हैं, शुरू से बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। रिलेशन कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। और जो सबसे पहला रिलेशन हमारा होता था उसका नाम हमने, ये कब की बात कर रहे हैं? जब किसी एक समुच्चय से उसी समुच्चय के ऊपर, मतलब जो डोमेन वाला हिस्सा हो वो भी और जो कोडोमेन वाला हिस्सा हो वो भी, दोनों ही एक ही सेट में, अलग अलग सेट ना हो। यानी कि कोई एक सेट ए है तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालना है? उस सेट का उसी सेट से, और उसका एक उपसमुच्चय बनाया है, और उसी उपसमुच्चय से वो हमने एक सेट बनाया, एक सेट लिया है, और तब उस आधार पर रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले रिलेशन को क्या कहते थे? उसे कहा जाता है स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है? जब किसी भी, जिस सेट के ऊपर वो संबंध लगाया गया है उस संबंध के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो। यानी कि यदि ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी कि ए का संबंध किससे होना चाहिए? ए से, यानी स्वयं का संबंध स्वयं से। जहां ए क्या है? कैपिटल ए, जिस समुच्चय के लिए आपने किया था उसका अवयव। और इसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे, देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई एक संबंध, एक समुच्चय है ए, और वो समुच्चय है मान लो 1 2 3। तो हम एक संबंध लेते हैं R1, 1,1 2,2 3,2। क्या ये संबंध स्वतुल्य है? क्या बताया? स्वयं का संबंध स्वयं से हो। एक का संबंध एक से है, 2 का 2 से है, लेकिन उसने एक कंडीशन और दी है। क्या कंडीशन दी हुई है? फॉर ऑल ए, प्रत्येक अवयव के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ऑल माने सभी, प्रत्येक ए के लिए। और ए क्या है यहां पे? ए का अवयव। तो क्या प्रत्येक का स्वयं से संबंध है? एक का तो एक से है, 2 का तो 2 से है, लेकिन 3 का संबंध 3 से। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ क्या ये संबंध स्वतुल्य है? नहीं। दूसरा देखते हैं। क्या ये है? एक का संबंध एक से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से। इसको और चेक करते हैं। क्या ये संबंध स्वतुल्य है? ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक का एक से तो है, 2 का 2 से तो है, लेकिन 3 का 3 से। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप स्वतुल्य संबंध के बारे में बता सकते हो। यदि स्वयं का संबंध स्वयं से हो और प्रत्येक अवयव का हो, एक या 2 से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं दूसरा संबंध। दूसरे संबंध को बोला जाता है सममित। क्या बोलते हैं? सममित माने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक संबंध कौन सा होता है? ये एक छोटी सी बात कहता है, यदि ए का संबंध बी से है तब बी का संबंध किससे होना चाहिए? ए से। और साथ में एक गारंटी हो, जहां ए एंड बी दोनों के दोनों क्या हो? ए के अवयव। यानी कि अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए।
अन्यथा कोई बात ही नहीं है। देख लेते हैं, जैसे कि आपको एक संबंध दिया, एक समुच्चय दिया हुआ है 1,2,3, ठीक है। तो बताओ, एक हमने उदाहरण लिया है R1, इसके बारे में आपको बताना है। 1,2 और 2,3, क्या ये संबंध सममित है? नहीं है, क्योंकि नियम क्या कहता है, यदि A का B से है, यदि 1 का 2 से है, तो B का A से होना चाहिए, तो 2 का 1 से होना चाहिए। क्या 2 का संबंध 1 से है? नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध क्या होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। क्या 2 का संबंध 1 से है? यदि 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए, है। यदि 2 का 3 से है, तो 3 का 2 से होना चाहिए, वो नहीं दे रखा। तो क्या ये संबंध सममित है? नहीं है। सीधी सीधी बात, सममित का मतलब क्या है? यदि A से B हो रहा है, तो B से A होना चाहिए, ठीक है। R3 देखते हैं। क्या ये है? 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से है। 3 का 3 से है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 का 3 से है, तो 3 का 3 से ही होना चाहिए, तभी तो सममित होगा भाई। 3 का 3 से है, तो 3 का 3 से ही तो चाहिए, वो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संबंध सममित है। आ गया समझ? चलो अब अगला देखते हैं। तीसरा आता है संक्रमक। संक्रमक को बोला जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव संबंध कौन सा होता है? ये संबंध कहता है यदि A का संबंध B से है। हाँ बेटा, यदि A का संबंध किससे है? B से, व B का किससे है, तब A का संबंध किससे होना चाहिए? ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रमक। और साथ में एक चीज और, क्या? A, B और C क्या है यहां पे? A के अवयव, ठीक है। A, B, C क्या है यहाँ? A के अवयव है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास एक समुच्चय है 1,2,3, ठीक है। और अब आपको इसमें चेक करने हैं कौन सा संबंध संक्रमक है या नहीं, तो कुछ देखते हैं उदाहरण, है ना। R1, क्या ये संबंध संक्रमक है? देखो, 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए था? वो है हमारे पास। तो ये संबंध कैसा हुआ? संक्रमक। और इसका बताओ। देखो, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए? 2 का 3 से है, फिर 3 का किससे है? तो 2 का 1 से भी तो होना चाहिए, क्या कहीं है? ये संबंध संक्रमक नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी पे बनता है, संक्रमक पे। इसका बताओ, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए, लेकिन यह संबंध संक्रमक नहीं है। कारण 2 का 1 से है, फिर 1 का 2 से है,
तो 2 का 2 से भी तो होना चाहिए। इसको सीधा लिख लो, ऐसे लिख लो 2,1 1,2, आगे पीछे लिख लें तो कोई अंतर थोड़ी ना पड़ता है। 2 का संबंध 1 से है, 1 का 2 से, क्या 2 का 2 से है? आया समझ नहीं आया? इसका बताओ। ये संक्रमक है, कारण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। इसका कारण समझो। इसका केवल सीधा सीधा कारण ये है, आप कब मना करोगे संक्रमक नहीं है? आप मना तब कर सकते हो यदि ए का बी से होता, बी का सी से होता और ए का सी से नहीं होता, तभी तो मना करते कि संक्रमक नहीं है। लेकिन हमें यहां क्या दिख रहा है? ए का बी से तो है, फिर बी का किसी और से है ही नहीं, तो कैसे बताओगे ए का सी से है या नहीं? आया समझ नहीं आया? 1 का 2 से तो है, फिर 2 का किसी और से दिया ही नहीं है। अगर 2 का किसी से दिया होता तभी तो हम चेक करते कि 1 का किसी से है या नहीं। अब हमारी जो पूरी जो कंडीशन थी, जो ये बताती थी कि संक्रमक नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, वो कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। तो ये संबंध कैसा हो जाता है? संक्रमक। आया समझ नहीं आया? फटाफट तीनों नोट कर लो। बेटा देखो, आपका चौथा संबंध होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध जो कि स्वतुल्य भी हो, संक्रमक भी हो और सममित भी हो, जो कि तीनों हो। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है कि एक संबंध जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, उसी संबंध को क्या कह देते हैं? तुल्यता संबंध। सिर्फ ये 4 तरीके के संबंध आपके सिलेबस में है। अब एक किताब दे दो मुझे। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? जैसे कि पहला ही प्रश्न देखते हैं। मैंने डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में तो बता दिया था, प्रांत, सह प्रांत और परास क्या क्या होता है। पहले का पहला ही देखते हैं। आपके पास एक समुच्चय है ए, और जो आपका संबंध है आर, आपको चेक करके बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, या संक्रमक है या नहीं। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले ना इस समुच्चय को, सॉरी इस संबंध को थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है? अपने तरीके से, जिसको हम बोलते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म, है ना? देखो कैसे लिखेंगे। x, y, और x और y की वैल्यू क्या है? इनमें से कुछ है ना? यहां पर लिख लो चाहो, जहां x और y क्या है? a के अवयव। देखो अगर अब यहां x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 रखेंगे। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, तो रखो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 3 रखोगे तो 5 रखेंगे तो 15 मिलेगी। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि y का जो मान आए वो a का अवयव होना चाहिए।
लेकिन वो 15 है जो 5 रखने पे मिला x की जगह, वो इसका अवयव है ही नहीं। तो क्या 5,15 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये हमारा समुच्चय हो गया, यहीं पे खत्म। समुच्चय क्या कहते हैं? संबंध, है ना। अब चेक करते हैं स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्यता चेक करते हैं इसकी। स्वतुल्य कब होता था? स्वयं का संबंध स्वयं से हो प्रत्येक अवयव के लिए। क्या एक का संबंध एक से है? चेक करो। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, एक का एक से ही नहीं है तो दो का दो से, तीन का करने की जरूरत भाई, हमारा काम खत्म। स्वतुल्य सम्मितता चेक करते हैं। एक का संबंध किससे है? 3 से। क्या 3 का एक से है? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। संक्रमकता, एक का संबंध किससे है? 3 का कहीं दिख रहा है? 9 से। तो अब एक का संबंध किससे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। क्या एक का संबंध 9 से है? कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। एक का 9 से, 1,9 है ही नहीं इसमें, तो संक्रमक भी ये नहीं। समझ आया? फटाफट नोट करो। ये था पहला क्वेश्चन, है ना। अब देखते हैं दूसरा, पहले का ही दूसरा पार्ट। ये जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। मतलब जो हम संबंध बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? n क्रॉस n में। n माने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और जो संबंध है वो आपका दिया हुआ है r बराबर ये आपका संबंध दिया है। संबंध क्या है? y बराबर x प्लस 5। केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। तो बताओ क्या संबंध बनेगा? पहले r बराबर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं। जब x का मान इसमें 1 रखोगे, y कितना मिला? 2 रखोगे 7। जो संबंध है उसकी विशेषता क्या है? उसने पहले ही क्या दिया है? x का जो मान होगा वो 4 से छोटा ही होगा, 4 भी नहीं हो सकता, 4 से छोटा और प्राकृतिक संख्या। चेक करते हैं अब। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है। सममित भी नहीं है और संक्रमक भी एक और देखते हैं इसका, तीसरा ही देखते हैं। चलो आपको एक समुच्चय दिया हुआ है A, और जो संबंध है वो है R y भाज्य है x से। चलो इसको पहले 2 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को आज हम, है ना। एक रोस्टर मेथड को भी यूज करेंगे और फिर देखेंगे रोस्टर मेथड में क्या गलती होती है, ऐसी क्या कमी है, गलती तो नहीं, ऐसी क्या कमी है कि हम अधिकतर प्रश्नों में रोस्टर मेथड को प्रयोग नहीं करते हैं। अब तक जो दोनों क्वेश्चन हमने किए वो रोस्टर मेथड को ही यूज करके किए हैं कि हमने संबंध को इस तरीके से लिख लिया
और फिर किया। इसमें भी करेंगे, फिर हमें एक परेशानी आएगी, वो परेशानी देखेंगे, फिर हम दूसरा तरीका भी देखेंगे इसका। चलो देखते हैं। जो संबंध है आपका आज वो क्या है? बाई भाज्य है एक्स से, यानी अगर x का भाग बाई में देंगे तो कैसी संख्या आएगी? एक पूर्ण संख्या आएगी, दशमलव में नहीं आएगा। तो क्या एक में एक से भाग देंगे तो चला जाएगा? चला जाएगा। एक में दो से भाग, सॉरी, दो में एक से भाग देंगे चला जाएगा। देख लो, दो एक से भाज्य है। भाई एक का भाग तो सब में चला जाता है। क्या 2,1 आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि 2 का भाग कभी भी x में नहीं जा सकता। चला तो जाएगा, 0.5 आएगा, और दशमलव का मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। लेकिन 2,2 आ जाएगा, 2,3 नहीं आएगा, 3,1 नहीं आएगा, 3,2 भी नहीं आएगा, 3,4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। केवल क्या आएगा? फिर आएगा 4,4, बन गया रोस्टर फॉर्म, है ना, इस संबंध के लिए। अब हम देखते हैं क्या यह संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य में क्या होता था? एक का एक आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 है, 6,6 स्वतुल्य तो है। अब चेक करते हैं सममित। एक का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध 1 से है? तो ये संबंध सममित नहीं है। संक्रमक चेक करते हैं। देखो, एक का संबंध 2 से है, 2 का 4 से है, क्या 1 का 4 से है? 1 का 3 से है, 3 का 6 से है, क्या 1 का 6 से है? 2 का 6 से है, 6 का 6 से है, क्या 2 का 6 से है? और कुछ भी चेक करो, ऐसे ही आपको काफी सारे चेक करने पड़ेंगे, है या नहीं? तो आपको जब चेक करोगे तो पता चलेगा संक्रमक है। लेकिन इसमें मुझे एक छोटी, देखो सवाल तो हल हो गया, लेकिन इसमें छोटी सी एक समस्या क्या आई पता है? अगर यहां ये 6 तक की जो संख्याएं दे रखी हैं ये दे देता 50 तक, तो तुम इन्हें कब तक बनाते? बहुत समय लगता है, नहीं लगता? यहां तो जो हमारा सेट था ए, चाहे इस प्रश्न में रहा हो या इसमें रहा हो या इससे पिछले वाले में रहा हो, बहुत छोटा सा था, उसमें कुछ एक अवयव होते थे तो रोस्टर फॉर्म लिख लेते थे। अगर इसी में ये संख्याएं 50 तक दे देता, क्या हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम रोस्टर फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, उनको करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। पहले इसे नोट करो, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूं। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, है ना। हमारे पास संबंध क्या था, दोबारा लिख ले रहा हूं मैं इसको, सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। संबंध क्या था? R इक्वल टू बाई भाज्य है x से, ठीक है। अब हम पहले चेक करेंगे स्वतुल्य है या नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, क्या कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होती है या नहीं। देखते हैं, अगर हम x में x से भाग दें, x में क्या करें, x से भाग दें, क्या मिलेगा? 1, और 1 कैसी संख्या है? एक पूर्णांक है। स्पष्ट है
कि x x से भाज्य है, यानी कि प्रत्येक संख्या में स्वयं का भाग चला जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या क्या है, स्वयं से संबंधित है। अगर प्रत्येक संख्या का स्वयं में भाग चला जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या का संबंध स्वयं से है, तो क्या यह संबंध स्वतुल्य हुआ? स्वतुल्य वही तो होता है कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो, और प्रत्येक संख्या का स्वयं में तो भाग चला ही जाता है, तो स्वतुल्य हो गया है या नहीं? अब हमें क्या चेक करना है, सममित है या नहीं। हमने एक काम किया, माना x r y, यानी कि y में x का भाग चला जाता है, और हमने क्या मान लिया, y को जब x से आप भाग देते हो तो बराबर k आता है, और k एक कैसी संख्या है, जहां k बिलोंग्स टू पूर्णांक, है ना, कोई एक पूर्णांक आ जाता है। भाई y में x से भाग दिया तो एक पूर्णांक मिल गया हमें। अब बात ये आई, अगर y में x का भाग गया तो यही तो मिला हमें। चेक करते हैं अब इसको आगे, चलो यहां कर ले, इस साइड में यहां कर ले रहा, y बराबर बताओ यहां से कितना मिलेगा, तो यहां से kx कितना मिल गया, y को इधर ले आओ तो kx बटे y कितना आया, 1, x बटे y आपको कितना मिला, k एक पूर्णांक था, प्राकृतिक संख्या थी, तो 1 बट्टे प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ये एक पूर्णांक नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। भाई अगर मान लो 10 एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या 1 बट्टे 10 प्राकृतिक संख्या होगी, वो तो 0.1 आ जाएगी। 1 बट्टे 20 का उल्टा करोगे तो 1.05। प्राकृतिक संख्या का व्युत्क्रम कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, वो 1 दशमलव में आ जाती है संख्या। तो अगर y बट्टे x एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या x बट्टे y प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी, यानी कि x में y का भाग नहीं जा रहा। यहां से क्या आया, x का संबंध y से तो था, लेकिन y का संबंध x से नहीं है। आया समझ में, नहीं आया? और अगर y का संबंध x से नहीं है, क्या सममित है फिर? अतः आज सममित नहीं है। दो काम हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, ये संबंध संक्रमक होगा या नहीं। संक्रमकता, संक्रमकता के लिए नियम क्या था, मान लो x का संबंध y से है, माना x r y, यानी कि y बराबर कितना, k1x, y में x का भाग चला जाता है, तथा y का संबंध हमने किससे मान लिया, z से, यानी कि z बराबर k2y, जहां k1 एंड k2 क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, k1 और k2 कैसी संख्या है, प्राकृतिक है, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। जरा y का मान यहां से उठा के इसमें रखना, z बराबर कितना मिल जाएगा, k2 गुणा k1x, z बराबर क्या मिला, k1 इंटू k2 इंटू, k1 कैसी संख्या थी, प्राकृतिक, k2 कैसी संख्या थी, प्राकृतिक। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करें तो कैसी संख्या मिलती है, तो ये संख्या भी एक कैसी संख्या आ जाएगी, इसको मैं कुछ और मान लूं, मान लो k3 मान ले रहे हैं, तो z बराबर क्या मिला, k3x,
और जहां पे k3 भी कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि z का संबंध, वो x का संबंध z से भी है, z में x का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अतः x रिलेटेड टू z। तो देखो क्या था, x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, और सिद्ध क्या हो गया, x का संबंध z से है, यानी कि ये संक्रमक हुआ या नहीं हुआ, यही पहले आ रहा था। स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, संक्रमक वो सममित नहीं है, सममित नहीं है, संक्रमक है, संक्रमक है। तो अभी इस सवाल में देख के लग रहा है कि कितना काम करना पड़ा है, लेकिन अगर यही संख्याएं 50 तक की जगह 500, 6 की जगह 500 तक होती तो ये नियम काम बहुत मुश्किल कर जाता है ना, कोई 500 तक बनाने पड़ते। लेकिन क्या इसमें 6 तक है, 600 तक हो या 6 लाख तक हो, इतना ही लिखना है, काम चल जाएगा। आया समझ नहीं आया? तो आगे के प्रश्नों में हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, कर लो नोट, उसके आगे के कुछ सवालों को करके लाओ, बाकी का अगली क्लास में।